बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन या कवी हो या कवी हो। अच्छा जी, सेकंड लेक्चर ऑफ वर्क पावर एनर्जी, वर्क एनर्जी एंड पावर। यूनिट ऑफ वर्क एनर्जी एंड वर्क क्या होता है बेटा? पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क क्या होता है? सर जूल। जूल्स होता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो 1 जूल किसके बराबर है? 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। और डेफिनेशन क्या है? द वर्क ऑफ 1 जूल इज सेड टू बी डन when a force of 1 Newton acts on body and moves it through a distance of 1 meter. The work of 1 joule is said to be done when a force of 1 Newton acts on body and moves it through a distance of 1 meter. मुझे बताएं, इसमें कोई मसला तो नहीं है? जी नहीं सर। जी ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। उसके बाद the work of 1 joule is said to be done when a force of 1 Newton acts on a body and moves it through a distance of 1 meter. और 1000 जूल्स किसके बराबर होते हैं? 1 किलो जूल्स के लिए। बेटा जो किलो का के होता है ना, वो छोटा के होता है, याद रखें। और वन क्या कहते हैं, मिलियन जूल्स जो होते हैं 1 मेगा जूल्स, और 1 मेगा जूल्स का जो एम होता है वो कैपिटल होता है। ये याद रखें, छोटी छोटी बातें इनमें आपने ध्यान रखना। बेटा अदर यूनिट्स ऑफ एनर्जी और वर्क डन आर व्हाट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। है ना हैरान बहुत? बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है। और ये जोड़ के जिस तरह मैंने लिखा हुआ, ये थोड़ा सा गलत है, मुझे इस तरह नहीं लिखना चाहिए था। इसे यहां से वोल्ट को हटाना चाहिए था और इलेक्ट्रॉन के साथ बिल्कुल जोड़ के लिखना चाहिए था। तो ये है जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हालांकि इसके नाम में इलेक्ट्रॉन आता है, इसके नाम में वोल्ट आता है, मगर है ये यूनिट ऑफ एनर्जी। जिस तरह आर्मी में एक रैंक होता है ना, क्वार्टर मास्टर। अब वो बंदा क्वार्टर मास्टर से बंदा पता नहीं समझता है कि पता नहीं कोई क्वार्टर है या कोई मास्टर है, टीचर है। हालांकि वो जो उस ओहदे का नाम है उसका तल्लक उसके काम से नहीं है। क्वार्टर मास्टर का ड्यूटी कुछ और होती है। लेकिन उसको इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एनर्जी का यूनिट। ठीक है कि नहीं? और इसमें जो मजे की बात है ना, वो गौर से जो सुनने वाली बात है वो पूछे वो क्या है? वो ये बात है कि ये देखें, दो चीजें बिल्कुल सिमिलर हैं, इनको कंफ्यूज नहीं करना। ये देखें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻19 जूल्स के बराबर। क्या है जनाब? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है? 1.6 × 10⁻19 जूल्स के बराबर है। और इससे कंफ्यूज नहीं करना। ये जो चीज अब ब्लैक हो रही है ना, इससे कंफ्यूज नहीं करना। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो 1.6 × 10⁻19 कूलम के बराबर होता है। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम के बराबर होता है। लेकिन ये चीज क्या है सर? जी मैं सुन रहा हूं। जो चीज अभी रेड में टर्न होगी, ये देखें, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसे उससे कंफ्यूज नहीं करना, हालांकि ये नंबर उसके बिल्कुल बराबर है। जी बेटा, जी मैं सुन रहा हूँ। सर इनका कोई रिलेशन है या जी कोइंसिडेंस इनका है कि नंबर सेम रिलेशनशिप है, लेकिन उसको हम फिलहाल डिस्कस नहीं करना चाह रहे। या शायद मैं उसको थोड़ा ज़िम्नन जिक्र करूं। तो बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर जूल्स में जाना हो तो 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर दें तो जूल्स में आ जाते हैं। और अगर जूल्स में एनर्जी है उसको 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर दें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, ये याद रखें। वर्क डन का यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है? और 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये देखें 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो चीज रेड टर्न हो रही है, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। और ये 1.6 × 10⁻16 जूल्स के बराबर। ये नोट करें कि वहां क्या है? वहां 19 है, यहाँ ये जो पावर हुई, और यहाँ क्या है? -16, 3 पावर ज्यादा हो गई। और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को देखें, वो 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। और यहां नोट करें कि वो किसके बराबर है? और 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये देखें जरा। जी बेटा, जी मैं सुन रहा हूँ। सवाल है जी मेरा बेटा, मैं सर। सुन रहा हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1.6 × 10⁻19 जाउल्स किस चीज में इस्तेमाल होता है? यार जो छोटी एनर्जियां होती है ना, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, अल्फा पार्टिकल्स की, बीटा पार्टिकल्स की, आपने इनकी एनर्जियों के बारे में बात करना हो ना, तो आप कहते हैं कि इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, इसके पास प्रोटॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, अल्फा पार्टिकल के पास 1400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, बीटा पार्टिकल के पास 0.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। इस तरह आप बात करते हैं।
अल्फा पार्टिकल Okay, sir. 4.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एमिट हुआ। इसका मतलब है जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, आयंस, लिथियम, न्यूक्लियस, ये सारे इनकी एनर्जियां जब आपने डिस्क्राइब करनी होती है तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा Okay, बेटा sir. ये भी यूनिट्स ऑफ एनर्जीज हैं, आप हैरान होंगे बेटा, किलोवाट जो होता है ना वो पावर का यूनिट है, लेकिन किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है, ये याद रखें बेटा। मेगावाट पावर का यूनिट है, लेकिन मेगावाट आवर एनर्जी का यूनिट है। बेटा गीगावाट पावर का यूनिट है, लेकिन गीगावाट आवर एनर्जी का यूनिट, ये याद रखें, छोटा सा फर्क है। किलोवाट पावर का सर, यूनिट इनके है, ऊपर क्या लेकिन लिखी है? किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट। जी मैं सुन रहा हूं, क्या कह रहे हैं आप? इनके ऊपर कौन सी चीजें लिखी हैं? सर, फुट पाउंड। अर्ग्स भी बेटा एनर्जी का यूनिट है, फुट पाउंड भी एनर्जी का यूनिट है। फुट पाउंड कहता है कि व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 पाउंड एक्ट्स एंड मूव्स अ बॉडी टू अ डिस्टेंस ऑफ 1 पाउंड 1 फुट, तो इट्स फुट पाउंड वर्क होता है। कैलोरी, बीटीयू, ये सारे एनर्जी के यूनिट्स। इसे याद करने हैं? नहीं 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 नहीं, वरना मैं ठीक है सर। देखिए जो टीचर जिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को करना है अलबत्ता याद, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक अच्छा है सर। आप कहें इलेक्ट्रॉन वोल्ट सर क्यों? आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने जानबूझ के इधर नोट्स में शामिल किया, पूछें क्यों बना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाऊंगा उधर भी जिक्र करूंगा, और जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ाऊंगा तो वहां भी जिक्र करूंगा। इस तरह एक चीज 3 दफा आ जाएगी, और इस तरह मैं एक ही बात को 3 दफा ड्यूरिंग द कोर्स एक्सप्लेन करूंगा, तो मुझे यकीन है कि फिर आपको पक्का आपके जहन में बैठ जाएगा। तो मैंने जानबूझ के वर्क डन में भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जिक्र लाया हूँ, फिर जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स पढ़ाऊंगा उसमें फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जिक्र करूंगा, जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ाऊंगा फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लेकर आऊंगा, ताकि आपका 3 दफा एक चीज से पाला पड़े तो फिर आपको पक्की याद हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंपॉर्टेंट है। आर्ग्स, फुट पाउंड, बीटीयू, कैलोरी वगैरह नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन बंदे को पता जरूर होनी चाहिए। बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता है कि अजीबो गरीब सवाल आ जाए, बंदे की नजर से एक दफा भी गुजरा हो ना तो बंदा डील कर लेता है। मसलन ये बात आपको पता होनी चाहिए कि किलो वाट पावर का यूनिट है, मगर किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है। तो बंदा उधर पेपर में किलोवाट आवर कोई वाट उसमें से देख कर समझे कि जी पावर का यूनिट है, तो बंदा ऐसे ही वो गलत कुछ कर रहा है। तो बेहतर है कि एक दफा भी ये नजर से गुजरी हो तो फिर बंदे से गलती नहीं होती। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है जी? 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है? जी 1 किलोवाट आवर इस तरह होता है कि फर्ज करें आपके पास इस्त्री है, क्या है, एक इस्त्री है, और ये फर्ज करेंगे उसके ऊपर उसका प्लास्टिक हैंडल है, ठीक है, और ये 1000 वॉट की इस्त्री है, 1000 वॉट की इस्त्री है, तो गोया 1 किलो वॉट की इस्त्री हुई। और इसे 1 घंटे तक ऑन रखें, आप अपनी इस इस्त्री को ऑन कर दें और 1 घंटे तक ऑन रखें, तो 1 किलोवाट आवर एनर्जी खर्च करेगी वो। और वो कितनी बनती है? वो बड़े आराम से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड्स। 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 3600 सेकेंड्स। तो ये बनता है किस तरह? 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल्स। तो इसका मतलब है 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10 पर 6 जूल्स के बराबर। 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10 पर 6 जूल्स के बराबर। कोई मसला तो नहीं है इसमें? जी जी 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है? 3.6। अब 1 किलोवाट आवर जूल्स में कन्वर्ट करना है तो 3.6 इंटू 10 पर 6 जूल से मल्टीप्लाई, किलोवाट आवर को जूल्स में कन्वर्ट करना है तो 3.6 इंटू 10 पर 6 से मल्टीप्लाई करें, और जूल से अगर किलोवाट आवर में जाना है तो 3.6 इंटू 10 पर 6 से डिवाइड करें, तो ये 1 इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है? जी आगे चला जाए। जी अब आगे देखिए ये क्या आ गया, डेफिनेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, मुझे यहां एन साथ लिखना, gained by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt. 1 electron volt is the kinetic energy gained by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt. ठीक है कि नहीं है? ये देखें, ये आपके पास 1 वोल्ट का एक सेल है,
इस वन, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल को आप एक नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट करते हैं जिसको आप कैथोड कहते हैं, और ये पॉजिटिव प्लेट है एनोड। अब अगर यहां पर पॉइंट ए पर आप इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे, देखिए ये डेफिनेशन है बेटा। सर रोल अप करना। हम्म, अब नहीं सर, काफी है। when it is accelerated through a potential difference of 1 volt। आतिफ यूं, सर ये नोट्स की पीडीएफ जिस आपने पहले शेयर की थी वो भी कर देना जी बेटा, काइंडली। आज मैं इसीलिए देखो इतना एहतमाम करके बैठा हूं कि मैं ये सारे काम अब इकट्ठे निपटाऊं, आप लोगों के काम रोकूं नहीं। when electron is accelerated through a potential difference of 1000 volts, the kinetic energy gained by electron क्या होगी जी? हाँ जी, when an electron is accelerated through a potential difference of 1। अच्छा ये देखें, ये तो आपको समझ आ गया ना कि यहां से इलेक्ट्रॉन यूं मूव करेगा और यूं जाएगा, और जब वो यूं जा रहा होगा तो उसकी स्पीड तेज होगी, स्पीड तेज हो रही होगी। बाय द टाइम जब वो बी पे पहुंचेगा और उसके पास जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो उसकी क्या कहलाएगी जी? जो भी उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी वही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगी। अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। और अगर यहाँ वोल्टेज 2 वोल्ट कर दें तो उसके पास ये जगह ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, एनोड ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, कैथोड ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन और तेजी से ए और बी के दरमियान मूव करेगा। बाय द टाइम जब वो बी पर पहुंचेगा तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी होगी। और अगर इस जगह को इस जगह पर आप 3 वोल्ट्स कर दें तो एनोड और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, कैथोड और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करें। जी, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी इंक्रीज करेगी। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा एनोड उतना ज्यादा ही पॉजिटिव होगा, कैथोड उतना नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन को उतने जोर से रिपल्शन और अट्रैक्शन मिलेगी, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बाय द टाइम वो बी तक पहुंचेगा उतनी ज्यादा हो जाएगी। और जब वो बहुत ज्यादा होगी तो उसके पास एनफ काइनेटिक एनर्जी होगी, वो एनोड सर को बड़े जोर कैथोड और एनोड के दरमियान जो फासला होता है उसका कोई असर पड़ता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता, नहीं पड़ेगा। मतलब बेशक बस वही काम थोड़ा देर से हो जाएगा या जल्दी हो जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। सिर्फ टाइम ऑफ एक्सेलरेशन पे फर्क पड़ेगा, बाकी किसी चीज पे नहीं पड़ेगा, फाइनल वेलोसिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। आपने एक सेकंड, ये इलेक्ट्रॉन वाला ये जो है ये दोबारा बता सकते हैं एक सेकंड? एंड ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो अभी आप बता रहे हैं कैथोड और एनोड वाला इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन ये देखिए, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है। ये कर्सर नजर आ रहा है आपको, एरो? जी सर। ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यहां से इलेक्ट्रॉन्स आए, ये कैथोड में आ गए। ये प्लेट है, इसको कैथोड कहते हैं। कैथोड आपको होता है नेगेटिवली चार्ज प्लेट को कहते हैं। ये जो अभी अपना जिसने टर्न अपने आप को रेड किया, ये देखिए ये वाली जो प्लेट है जो सारी की सारी रेड हो गई, ठीक है कि नहीं? इसको गुस्सा चढ़ गया कि मुझे जानते ही नहीं है ये बच्चे, ठीक है कि नहीं? अब देखो ये जो प्लेट है ये बेल होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये एनोड हो गया, ठीक है ना? क्यों? उसकी वजह ये कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स ऑल द वे यहां तक जाते हैं, ठीक है ना? यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले ऑल द वे यहां तक चले गए, और इस इधर से इलेक्ट्रॉन्स आए, यहां से इलेक्ट्रॉन्स आए, इधर आ गए। तो इस तरह से ये एक रीजन क्रिएट हो गया। अब अगर आपने पॉइंट ए पर एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है तो कैथोड उसे रिपेल करेगा और एनोड उसे अट्रैक्ट करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन स्पीड के तेजी से पकड़ता हुआ यूं इस तरफ जाएगा। बाय द टाइम वो बी तक पहुंचेगा, अगर तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट था जो भी ब्लैक हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन के पास जब बी पर आते हुए उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुंचेगा तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी होगी बी पे। और जब उसके पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट होगा तो बी के पास जब बी पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जी, अब मुझे इस सवाल का जवाब दें जी कि when an electron is accelerated through a potential difference of 1000 volts, kinetic energy gained by electron क्या होगी?
जी 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी होगी? 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस यूनिट का पूछे फायदा क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूनिट का फायदा यह है कि जितनी वोल्टेज होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, इलेक्ट्रॉन के लिए या प्रोटॉन के लिए। जी मुझे बताएं, यहाँ कोई मसला तो नहीं है नो सर। सब लोगों को? यस सर। वर्क डन ट्रांसफॉर्मिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जी वर्क डन ट्रांसफॉर्मिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वर्क डन इन ट्रांसफॉर्मिंग इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वर्क डन ट्रांसफॉर्मिंग इनटू, ये चीज आपको याद है आपने ओ लेवल में भी की थी। फर्ज करें ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये जिसको मैं नीचे से शेड कर रहा हूं, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस और इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, जो ये पड़ा हुआ है, तो जिसको मैं अभी वो कर देता हूँ, पर इसको ब्लू कर देता हूँ। देखिए इस ऑब्जेक्ट को, ये सारा एकदम ब्लू में टर्न हो गया, ये ऑब्जेक्ट है। अब आप मुझे बताएं कि अगर मैंने इसको ऊपर लिफ्ट करना है तो मुझे कम से कम फोर्स इस पे कितना लगाना पड़ेगा? जी कम से कम फोर्स मुझे कितना लगाना पड़ेगा इसके ऊपर? सर उसके मैथ से ज्यादा हल्का सा, mg से ज्यादा। लेकिन चले मिनिमम फोर्स हम कहते हैं उसके वेट के बराबर। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट, वेट। वो जो लिटिल मोर देन वेट आप उसको इग्नोर कर दें, ठीक है ना, वो आप कैलकुलेशंस में आप उसको बेशक ना लाएं। तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट ये। अब आप देखें आपने उसको हाइट एच तक लिफ्ट किया है, अगर उसकी आप टॉप से टॉप मेजर करें तो भी हाइट एच है, या उसके बॉटम से बॉटम तक मेजर करें तो भी हाइट एच है, या उसके मिड पॉइंट से उसके मिड पॉइंट तक मेजर कर लें तो भी ये वही एक हाइट एच ही है, ठीक है कि नहीं। दिस ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड वेट mg इज लिफ्टेड थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस, लिफ्टेड थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस, थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस h। वर्क डन इन लिफ्टिंग इट अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन इन लिफ्टिंग इट अगेंस्ट ग्रेविटी, फोर्स की जगह mg और डिस्टेंस की जगह हाइट, एंड दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ये mgh के बराबर है। जी मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं? सर नो जरा सर। स्क्रॉल अप कीजिए, स्क्रॉल अप। ठीक है सर। सर थोड़ा नीचे ले जा सकते हैं? थोड़ा सा और सर। ओके थैंक यू सर। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, बात यह है कि आप देखें आपने ये इसके न्यूमेरिकल mgh के तो किए होंगे ना ओ लेवल में, हाँ इसके जी mgh सर। के न्यूमेरिकल ओ लेवल में किए होंगे, लेकिन यार मैं आपको जो करवाने लगा ना न्यूमेरिकल, ये ए लेवल में आए हैं पिछले 20 सालों में, या 20 भी नहीं, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन 97 से भी मैं शामिल करूंगा, नवंबर 97 के एक पेपर से। तो जो उसमें 4 मुश्किल तरीन थे, मुश्किल तो नहीं थे इतने, लेकिन बहरहाल बच्चों के परस्पेक्टिव से जो मुश्किल तरीन क्वेश्चन थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के, वो पेशे खिदमत है। अच्छा और एक बात याद रखें कि दिस फार्मूला इज वैलिड ओनली फॉर वेरी स्मॉल हाइट्स। यार कितनी हाइट्स, स्मॉल हाइट्स में कितनी हाइट्स आ जाती हैं? जी जी बता सकते हैं कि स्मॉल हाइट कितनी? तकरीबन बेटा आप कह लें 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, उससे ज्यादा अगर हाइट होगी तो फिर आंसर खराब होना शुरू, ठीक है कि नहीं। ये फार्मूला इस तरह के किसी केस में नहीं अप्लाई होता कि ये प्लेनेट अर्थ है और यहां से आपने एक चीज को उठाया और वो दूर ले गए जनाब, इतनी दूर ले गए
इस पे उसके लिए ये mgh नहीं होता। इसमें ये होता है कि ये हाइट्स इतनी छोटी हों कि ये हाइट्स रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो। और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है बेटा? 6400 किलोमीटर। तो चलो एक हाइट ऑफ 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर इज क्वाइट लेस, उनके लिए ये काफी सूटेबल है। कोई मसला तो नहीं है जी? ये न्यूमेरिकल अभी आपके सामने रखा गया है। ये बड़ा सादा सा न्यूमेरिकल है, लेकिन नहीं बच्चों से होता। कहा गया जी कि ये मास ऑफ बॉब 50 ग्राम, मेरे ख्याल है ये रफली 2008 या 9 के किसी पेपर का क्वेश्चन है। मास ऑफ बॉब 50 ग्राम है, ये पेंडुलम का बॉब है। लेंथ ऑफ बॉब यानी पेंडुलम की, लेंथ ऑफ बॉब के बजाय लेंथ ऑफ पेंडुलम कहना चाहिए। 120 सेंटीमीटर या 1.2 मीटर कह लें, यानी ये लेंथ भी 1.2 मीटर है और ये लेंथ भी 1.2 मीटर। कैलकुलेट गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी। सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जी ऑफ कोर्स। अब देखें कहने को तो ये बड़ा आसान सा सवाल, मेरे ख्याल में तो आसान है, लेकिन बच्चों से नहीं हुआ। जो 4-5 आज तक पोटेंशियल एनर्जी पर डायरेक्ट मुश्किल तरीन क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल स्टैंडर्ड जो बच्चों का है, उस हिसाब से ये बनते हैं। ये जनाब आपकी हाइट है। अब ये हाइट आप कैसे निकालेंगे? सवाल पैदा होता है कि ये हाइट कैसे निकलेगी। ये देखें, तो सबसे पहले तो हम यानी कि वो जो है हाइपोटेन्यूज है उसको कोसाइन रूल के जरिए निकाल लेंगे। अच्छा ये देखें, इसको क्या लेते हैं ओ, इसको वो पहली पोजीशन क्या थी? ठीक है, ये ए, ये बी, ये पोजीशन है सी। सर ये जो ओ स्क्रॉल सी। अप करके एडिशनल क्वेश्चन दिखा सकते हैं? ओके थैंक यू सर, नीचे ले जाए। ये देखिए, अब ओ सी किसके बराबर? ओ सी ओवर ओ बी किसके बराबर है, बता सकते हैं मुझे? जी, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ओ सी बी, इसमें ओ सी किसके बराबर है? एल। जी, ओ सी ओवर ओ बी किसके बराबर है? साइन थीटा के बराबर है या कॉस थीटा के बराबर है? बेटा ओ सी ओवर ओ बी साइन थीटा के बराबर है या कॉस थीटा के बराबर है? कॉस थीटा। बेस कॉस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ओ सी किसके बराबर हुई? ओ बी कॉस थीटा, ओ बी कॉस थीटा। अब ओ बी कॉस थीटा है तो ये एल कॉस थीटा के बराबर नहीं है। जी सर हम इसमें लेंथ वही यूज करेंगे 1.2 ओ बी की जो जी, गिवन है बिल्कुल क्वेश्चन। बिल्कुल, ये ओ सी एल एल कॉस थीटा होगी। तो मुझे बताएं हाइट किसके बराबर होगी? ओ ए माइनस ओ सी। हाइट किसके बराबर है? एल माइनस एल कॉस थीटा। हाइट किसके बराबर है? एल माइनस एल कॉस थीटा। हाइट किसके बराबर है? एल माइनस एल कॉस थीटा। अब आप ये चीज देखो, यहां पर आ जाओ, गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी किस तरह निकालेंगे फिर यहां पर? एम जी एच
which is equal to mg L. आप इसमें से देखें, आप L को कॉमन ले लें, 1 माइनस cos थीटा है। इस तरह लिख देता हूं मैं यहां पर। सर मास को ग्राम्स में रखेंगे? नहीं नहीं, केजी में रखेंगे। ठीक है सर। हाँ, जूल्स तो फिर बनेगा ही नहीं ना वरना। तो ये आंसर क्या आता है? मास 50 ग्राम है, डी की वैल्यू 9.81, लेंथ की वैल्यू 1.2। ये निकालेंगे आंसर क्या आता है जी, कैलकुलेट करेंगे आंसर क्या आता है। 0.028। आगे एक और 8 सर। 0.0288। जी सर। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है यार इसके बारे में? जी यस, आतिफ बताओ बेटा। नहीं समझ आया आतिफ? बेटा ये मुझे बताओ, तुम ये चीज बताओ, ये समझ आई है तुम्हें कि नहीं? आतिफ इसको देखो, इसमें देखो यार, ये एक ट्रायंगल है, ये देखो यार, ये एक ट्रायंगल है यार। ओ ए तो फुल लेंथ है ना यार, ओ ए तो फुल लेंथ थी ना पेंडुलम की, वही ओ बी बनी थी। देखो ये सर्कल नहीं है यार, ये इस तरह से ओ ए तो फुल लेंथ ऑफ द पेंडुलम थी ना जी यार। ओ ए तो क्या थी? फुल लेंथ ऑफ द पेंडुलम थी। और ओ बी जो है वो भी फुल लेंथ ऑफ द पेंडुलम है। और ये ए से बी तक गया यूं, तो फिर ये एच आ गया। बस फिर मैंने वही यूज किए बेटा, ठीक है। और यहां से फिर बेटा मैंने ये यूं बनाया, ठीक है। आगे चलते हैं। ये पेपर में एक बड़ा ज्यादा क्वेश्चन आता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। जब पेंडुलम ए से बी की तरफ स्विंग करता है, जब पेंडुलम ए से बी की तरफ स्विंग करता है, और चूंकि ये छोटी सी हाइट होती है जिसमें हम एयर रेजिस्टेंस को अगर हम इग्नोर कर दें, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें, तो हम लिख सकते हैं कि लॉस ऑफ जीपीई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसको हम लिखते हैं लॉस, तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस, काइनेटिक एनर्जी का गेन। तो मास, मास से कट गया, 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वेयर। ये वाला जो 2 है, यहां वाला 2 वो उठ के ऊपर चला गया, उधर मल्टीप्लाई होने चला गया, ठीक है कि नहीं। ये वाला जो 2 है नीचे, ये उठ के ऊपर उस तरफ ऊपर चला गया। और फिर v इज इक्वल टू √2gh। और ये, और या फिर अगर उसने h को x कहा है, क्योंकि एक पेपर में उसने x भी कहा हुआ था, तो वो 2gx हो जाए। ये बेटा है लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इफ यू इग्नोर एयर रेजिस्टेंस। तो ये एक सर हम ये छोटा सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो आता है। जी बेटा मैं सुन रहा हूं। सर हम ये यूज कब करते हैं? लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जब भी आप देखें छोटी सी हाइट पर कोई चीज एक्सेलरेट करते हुए नीचे आ रही है, जब भी किसी चीज को ऊपर से नीचे गिराया जाए किसी भी फॉर्म में, चाहे वो पेंडुलम में हो या सिंपल ड्रॉप कर दिया आपने, या इंक्लाइन प्लेन पर नीचे आ रही हो, और कोई फ्रिक्शन ना हो, कोई एयर रेजिस्टेंस ना हो, और हाइट इन्वॉल्व भी स्मॉल हो, तो फिर आप आराम से कह सकते हैं कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ठीक, जी सर ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ जीपी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कोई मसला तो नहीं है? हेलो, नो सर। जीपी कन्वर्टिंग टू काइनेटिक। अच्छा जी, अब आगे देखिए, इस पर एक बड़ा मजे का क्वेश्चन आया था। ये बेटा जो क्वेश्चन में अभी आपके सामने आ रहा है ना, ये मैंने देखा था एडेक्सल में।
यानी कैम्ब्रिज का क्वेश्चन नहीं है, डेक्सल में है, लेकिन ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, मुझे बड़ा पसंद आया। अगर मैं कभी टेस्ट बनाऊं तो मैं ये क्वेश्चन जरूर देता होता हूँ, क्योंकि इसमें एकदम 3-4 बातें आ गई। उसने कहा जी कि ये एक पेंडुलम है, ये आपके सामने देखें, ये एक पेंडुलम है, ये उसकी स्ट्रिंग है जो रेड में कन्वर्ट हुई है, और ये उसका बॉब है रेड, ठीक है कि नहीं। और इसको उसने, अच्छा देखें, डायग्राम टू द स्केल नहीं बनी तो कोई मसला नहीं है, मेरी गलती है, ज़ाहिर है मैं डायग्राम यहाँ पर टू द स्केल नहीं बना सकता था। और उसने कहा जी कि इस पेंडुलम बॉब का मास जो है वो m है, इसका मास क्या है, m है, ठीक है। और ये आया है नीचे स्विंग करता हुआ, यहां से इस तरह आया है। उसने कहा जी, और यहां पर ऑलरेडी एक और स्फीयर पड़ा हुआ था, यहां पर ऑलरेडी एक और स्फीयर बना हुआ था। ये थोड़ा सा मेरे बनाने में जरा गलती हुई है, ये थोड़ा इस तरह करके चले, मैं दोबारा इसको ट्राई करता हूँ इस डायग्राम को। ये यूं बना हुआ सर था, रेड पॉइंट से बॉब स्विंग करके आया है ब्लू ठीक वाले है, पॉइंट पे। हाँ हाँ हाँ, ये यहां पहुंचा है, देखें यहां पहुंचा, स्विंग करके आया, और उसने ये खुद ही दिया हुआ था कि ये हाइट 10 सेंटीमीटर। उसने कहा इसकी यहां पर वेलोसिटी निकालें, तो वो आपने लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से निकाल ली। वो जो फार्मूला अभी आपने पढ़ा है यहां पर, ये वाला जो 2gx वाला, वो लगाएं आप जनाब। 2 इंटू जी की वैल्यू लें 9.81, और हाइट की वैल्यू ले लें या एक्स की वैल्यू ले लें 0.10। जी, ये निकालें अंडर रूट से। सर आप ये 2gx वाला फॉर्मूला समझा सकते हैं? कोई बंदा मुझे क्या, सर ये क्वेश्चन इस तरह का तदा बार ये आया, देखो, कम ये बार यहां आया? से बना दिया, इस तरह के आते रहे हैं, ऑन एंड ऑफ आते रहे हैं, बहुत ज्यादा दफा नहीं आए मगर आते हैं। ठीक है सर, हाँ जी, हाँ ठीक है सर। सर। ये देखें यार, नहीं ये जो पेंडुलम वाला है, ये तो मैंने डेक्सल में देखा था जिसमें इकट्ठी 3 चीजें आई हुई थी, ठीक है ना। ये देखें यार, ये जो फार्मूला है 2gx, वो तो ये यहां से डिराइव हुआ है, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सर समझ गया, वो बस देखना था, नीचे कर सकते हैं आप। अच्छा यार, ये कोई बंदा मुझे आंसर बताएगी, क्या आता है आंसर? जी, 1.4 कितना? 1 1.4 आगे सेकंड डेसिमल क्या है? 0.7 चलो ठीक है, यानी खाली 1.4 लिख लूं बस, चले ठीक है। अच्छा, जब वो कहता है कि जब वो बॉब इधर पहुंचा, एग्जैक्टली उसके सामने यहां पर एक इस तरह का पेडिस्टल पड़ा हुआ था यूं, और ये 10 सेंटीमीटर का था, और यहां एक बॉब था जिसका मास वही था जो उसका मास था, और इसकी टक्कर से वो आगे चल पड़ा। तो अब आप मुझे बताएं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक आपने ये बात पढ़ी है कि अगर एक बॉब रुका हुआ हो, एक चीज है जिसका स्पीड मास है कम जाएगी। m, और एक और चीज आती है और उसको वो स्पीड v से टकराती है, तो ये चीज रुक जाएगी और वो चीज आगे चल पड़ेगी उसी स्पीड से। ऐसा है कि नहीं? जी अगर सर, दोनों हाँ। का मास सेम है, अगर दोनों का मास सेम है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको बताता है कि जिस मास से m से आया है, वो पीछे से एक मास वो आकर अगले वाले को शेडेड को टकराएगा, और पीछे वाला रुक जाएगा और शेडेड वाला आगे चल पड़ेगा। तो ये जनाब आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लगा दिया आपने, मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। और उसके बाद क्या हुआ? उसने अगला क्वेश्चन ये था कि वो बॉब यूं जाकर नीचे गिरा, यूं नीचे गिरा, तो उसने कहा ये डिस्टेंस x निकाल कर दिखाएं। यहां से नॉलेज किसका शुरू हो गया? प्रोजेक्टाइल का। तो मुझे ये सर क्वेश्चन, यहाँ पे हम क्या एयर रेजिस्टेंस को निग्लेजिबल कंसीडर कर रहे जी हैं या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, हम क्योंकि छोटी हाइट्स हैं, तो हम छोटी 10 सेंटीमीटर की क्या मस्कीन सी हाइट होती है, थोड़ी सी हाइट होती है, तो आप सेफली हम ये उसमें भी एयर assume रेजिस्टेंस करेंगे को कि वो इग्नोर कर। पेंडुलम बॉब है, उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी इस दूसरी बॉल में शिफ्ट हो गई है। जी बिल्कुल, इलास्टिक कोलिजन कंसीडर कर रहे हैं। अगर इवन अगर कोलिजन अगर इलास्टिक split- ना भी होता, देखें हाँ इलास्टिक कोलिजन है, लेकिन ये है कि आप देखें ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी तो लगाए ना, तो वो उसी हाँ, वेलोसिटी से मूव करे।
तो मैं बस बोल रहा हूँ कि अगर रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन इक्वल है तो ऑब्वियसली एक इलास्टिक कोलिजन में ही सिर्फ ये इलास्टिक पॉसिबल है। हाँ, इस सारे के सारे उसमें ट्रांसफर हो गया सर वो। इसका अच्छा, मैच अब आगे कितना था? देखिए, अब आगे सर इन दोनों का दोनों का मैच कितना मास कितना? सेम था, जो भी था सेम। हाँ, दोनों का मास क्या था? सेम था बेटा। हेलो जी सर लेकिन हेलो, सर इनका एग्जैक्ट मास नहीं दिया गया जिससे मोमेंटम कैलकुलेट कर नहीं सकते दिया हैं? हुआ, नहीं दिया हुआ, एग्जैक्ट मास नहीं दिया हुआ। और ये बात अंडरस्टूड है कि यहाँ पर आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना था कि जितनी मोमेंटम से वो आया वो अपना उसको मोमेंटम ट्रांसफर करेगा। और ये बात मोमेंटम का लॉ कहता है कि अगर एक बॉडी रुकी हुई है और उसी मास की दूसरी बॉडी आ रही है, वो उसे टकराती है, तो पहले वाली रुक जाएगी और अगली वाली चल पड़ेगी। आपने ये बिलियर्ड बॉल्स में अक्सर ये होते भी देखा है, कैरम बोर्ड की गोटियों के साथ भी आपने देखा है कि अगर सर एक गोटी जो है, जी मैं सुन रहा हूँ, सर अगर मैथ्स डिफरेंट होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा ना, फिर क्या करेंगे? फिर नहीं हो, फिर आपको क्या वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रॉपर फार्मूला लगाना पड़ेगा। एम फिर वो यूं आप टू P2 सर फिर ये आप कर सकते करेंगे हैं M1 U1 लॉस ऑफ M2। काइनेटिक एनर्जी। सर लॉस ऑफ जो आपने बनाया था ऊपर वाला, उसमें जो आपने मैथ्स कैंसिल आउट कर दिया था, तो उसमें अगर हम हाँ, मैथ्स डिफरेंट कर दें तब आएगा आंसर? नहीं उसमें मास कैंसिल इसलिए नहीं कर सकते थे, इसमें मास इसलिए नहीं कैंसिल कर सकते कि ये एक ही बॉब है। ये जो फार्मूला है, यही बॉब उठकर ए से बी पर आया, इसमें दूसरे मास को नहीं लाएंगे, इसमें तो मास कैंसिल ही होना है, चाहे आप ठीक है ये सर, बड़ा बॉब इस्तेमाल कर लें। ठीक क्योंकि है सर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो एक ऑब्जेक्ट के लिए सही है सर। एक ही ऑब्जेक्ट है, उसमें तो मास कैंसिल ही होना था, जो मर्जी कर ले। ठीक है सर जरा स्क्रॉल डाउन करें। जी, ये देखें, जी बेटा। सर एस इक्वल टू यूटी ओवर हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना? जी वो नहीं लगाएंगे, वो नहीं लगाएंगे। किस में? इसमें नीचे प्रोजेक्टाइल में, जी सर प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल में लगाएंगे, आगे पे उससे पीछे में नहीं लगाएंगे, पेंडुलम पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि पेंडुलम की एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं। अच्छा, आप जी मुझे एक सर। बात बताएं कि ये जब यहां से पेंडुलम यूं नीचे आके गिरा तो इसको कैसे हल करेंगे? जी ये देखें, ये बेसिकली यूं है कि ये 10 सेंटीमीटर है और ये यूं गिरा आके, और उसकी ये वाली वेलोसिटी 1.4 है, उसकी ये वाली वेलोसिटी 1.4 है। आप प्रोजेक्टाइल के नॉलेज से जानते हैं कि ये वाली वेलोसिटी तो 1.4 ही रहेगी। सर सवाल क्या है? उसने कहा है कि ये जो एक्स है ये निकाल के दिखाएं, ये एक्स है ये निकाल के दिखाएं, इस एक्स को निकालना है, इस एक्स को निकालना है। सर और आप काइनेमेटिक्स, देखेंगे इसकी, हाँ काइनेमेटिक्स में किया हुआ है ना सर हमने? हाँ, और यहां पर इसकी वेलोसिटी आपको पता है इंक्रीज करती जाएगी प्रोजेक्टाइल की। ठीक है, और अब आप ये मुझे बताएं कि मुझे सिर्फ ये बता दें कि इस पॉइंट पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या है? जीरो सर। उसकी इनिशियल वेलोसिटी, हाँ जीरो। अच्छा, तो आपको पता है कि उसका सिंपल जो नीचे सीधा गिरना है, जो टाइम किसी बॉडी का सीधा नीचे गिरने में टाइम होता है वही टाइम ये बॉडी भी लेगी, ऐसा ही है जी कि सर। नहीं? जी सर। अब वो फार्मूला जो है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर वाला है, वो लगाएं आप। इसकी जगह रखें 0.10 10 सेंटीमीटर, और इसको रखेंगे 0, 1.4 नहीं यूज करेंगे क्योंकि डाउनवर्ड वेलोसिटी उसकी 0 है और सर टाइम टी। 0.01 नहीं होगा, 10 सेंटीमीटर है, 0.01 होगा। नहीं नहीं नहीं, पॉइंट पॉइंट नहीं जीरो नहीं नहीं वन नहीं, सर। अल्लाह के नेक बंदे, ना 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 ना। सर 10 मैं तो सेंटीमीटर को बूढ़ा आप हो गया, डिवाइड मैं करें तो 1000 से।
नहीं 1000 से नहीं, सर 100 मीटर मीटर से। करें 10 into 10 to the यार power आप वो minus 3. किस तरह की बात करते हो? सर मेरा एक सर सवाल है 0.142 आ रहा है सर मेरा एक सवाल है 143. सर जी इसकी मैं सुन रहा डिस्प्लेसमेंट हूँ। 0.1 से ज्यादा नहीं हो जानी चाहिए पिथागोरस थ्योरम के मुताबिक? बेटा हमने, आपको याद है जब प्रोजेक्टाइल पढ़ा था तो हमने कहा था कि वाई एक्सिस को इंडिपेंडेंटली डील करेंगे एक्स एक्सिस से, और मैंने कहा था कि जब कोई चीज इस तरह नीचे गिरे जितना टाइम वो लेगी, जो चीज इस तरह नीचे गिरी जितना टाइम वो लेगी उतना ही टाइम ये भी लेगी, और ओ उतना ही अच्छा टाइम सर, वो भी लेगी। याद है आपको कि अच्छा नहीं? सर, और ये भी भूल वही गया था सर सेम अभी। टाइम लेंगे। हाँ जी सर समझ गया मैं। सर वो सेम टाइम लेंगे रिगार्डलेस ऑफ के अगर एयर रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है या नहीं. जी, एयर रेजिस्टेंस को हमने इग्नोर किया है ना। अगर एयर रेजिस्टेंस को बीच में ले आएंगे तो फिर डायनामिक्स और हो जाएंगे, फिर जाहिर है जो चीज एयर में ज्यादा वक्त गुजारती है वो फिर और उसका हिसाब होगा। ज्यादा देर लगेगी. ओके सर. टी, ये टी निकाले ना जरा। 0.143. और फिर आपको पता है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। वो आपको पता है कि वो ये 1.4 थी जो आपने निकाली थी। ये सर 0.2 आ रहा है आंसर. क्या आ रहा जी? 0.2 मीटर, 0.20 सेंटीमीटर। कोई इशू तो नहीं है यार यहां तक? सर ठीक है, आगे चलें या क्लास यहाँ रोक दें? सर जरा स्क्रॉल अप करें। ठीक है, यहीं रोक देते हैं बेटा क्लास। सर ये नोट्स अपलोड कर मेरे देना को बस. ये ओके मैं सर, करता हूँ। अल्लाह हाफिज सर। एक सेकंड बता दें कि मिट्स का जो सिलेबस है. मैं बेटा आज उनसे पूछ के फिर आपको बताता हूँ। ओके सर. सर